Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 133 Comparative Government and Politics। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों के सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे BPSC 133। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप वो मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर लेंगे। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इलैबोरेट अपॉन द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। यानी कि आप क्या बताना, जो मार्क्सिस्ट और लिबरल है उनका क्या पर्सपेक्टिव है स्टेट को लेके। सो द आइडिया ऑफ स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल थ्योरी। जो आइडिया है स्टेट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी में। डिफरेंट थिंकर्स हैव एक्सप्लेन्ड द नेचर एंड रोल ऑफ द स्टेट इन डिफरेंट वेज। जो अलग अलग थिंकर्स हैं उन्होंने क्या है, जो नेचर है और रोल है स्टेट का उसको एक्सप्लेन किया है अलग अलग तरीकों में। सो अमंग देम द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल पर्सपेक्टिव्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। सो जो ये अलग अलग थिंकर्स हैं इनमें मार्क्सिस्ट और जो लिबरल पर्सपेक्टिव्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। So these two views differ mainly in how they see power, class and the purpose of the state. So now first we will look at what is the Marxist perspective of the state. So the Marxist view of the state is mainly associated with Karl Marx and Friedrich Engels. So according to Marxists, the state is not a neutral institution, it is an instrument of class domination. जो Marxist view है state को लेके वो mainly associated है Karl Marx और Friedrich Engels से। सो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट है वो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है क्लास डोमिनेशन का। सो मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड हो रखी है क्लासेस में जो कि बेस्ड है ऑन द ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके क्या आते हैं, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, ये सब। सो इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज देर आर मेनली टू क्लासेस, द बुर्जुआजी क्लास एंड द प्लोरिटेरियट। बुर्जुआजी क्लास कौन सी होती है आपके, जो ओनर्स होते हैं कैपिटल के, और प्लोरिटेरियट कौन होते हैं आपके, जो वर्किंग क्लास होती है, ठीक है। तो यानी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे आपको दो क्लासेस देखने को मिलती है मेनली, bourgeoisie class that is the owner of capital and proletariat class that is the working class. So the state according to Marx exists to protect the interest of the ruling class। यानी कि जो स्टेट है मार्क्स के अकॉर्डिंग वो क्या है आपका, वो एग्जिस्ट करता है ताकि वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। लॉज, कोर्ट्स, पुलिस एंड द आर्मी वर्क टुगेदर टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ द बुर्जुआजी। जितने भी लॉज होते हैं, कोर्ट्स होते हैं या फिर पुलिस होती है और आर्मी होती है, ये एक साथ काम करते हैं ताकि ये मेंटेन कर पाए डोमिनेंस ऑफ द बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी क्लास कौन है आपके, जो ओनर्स हैं कैपिटल के। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द स्टेट सपोर्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंट्रोल वर्कर्स एंड प्रिवेंट चैलेंजेस टू कैपिटलिज्म। सो इस पर्सपेक्टिव से क्या है, जो स्टेट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, वर्कर्स को कंट्रोल करता है और चैलेंज को प्रिवेंट करता है टू द कैपिटलिज्म। सो इवन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर सीन एज टूल्स दैट क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी विच रियल पावर रिमेन्स विद द रूलिंग क्लास। यानी कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी टूल्स देखा जाता है, मतलब टूल्स की तरह देखा जाता है जो कि सिर्फ एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं इक्वालिटी का, जबकि जो रियल पावर होती है वो रूलिंग क्लास के पास होती है। सो मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट है this will disappear in a classless society, so after the success of a socialist revolution, because there will be no class conflict to manage। यानी कि स्टेट कब एग्जिस्ट करेगा, स्टेट तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब एक क्लास सोसाइटी होगी, ठीक है। अगर सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड होगी, अगर कोई क्लासलेस सोसाइटी होगी यानी कि अगर कोई क्लास ही नहीं रहेगी तो उससे क्या है, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, तो इसलिए स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट। So the liberal perspective of the state is linked with thinkers like John Locke and Thomas Hobbes. So liberals see the state as necessary
and positive institution created to protect individual rights and freedom. लिबरल का पर्सपेक्टिव क्या है स्टेट को लेके, ये मानते हैं, ये लिंक है इन थिंकर से, जैसे कि जॉन लॉक हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए। लिबरल्स एक स्टेट को क्या है, एक नेसेसरी और पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन देखते हैं जो कि क्रिएट किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट्स एंड फ्रीडम। सो लिबरल्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट है ये एमर्ज हुआ है थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पीपल अग्री करते हैं एक स्टेट को फॉर्म करने के लिए ताकि वो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए। सो स्टेट को एक न्यूट्रल अथॉरिटी की तरह, ठीक है, कंसिडर किया जाता है जो कि वर्क करता है फॉर द कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी। जो स्टेट है उसका मेन रोल होता है कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे और प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सो लिबरल्स सपोर्ट लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लिबरल्स क्या हैं आपके, ये लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये बिलीव करते हैं जो स्टेट है दैट शुड नॉट इंटरफेयर टू मच इन द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि स्टेट्स को क्या है, इंडिविजुअल्स की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, फ्री इलेक्शंस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, इनको इंपॉर्टेंट सेफगार्ड देखा जाता है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर। जो लिबरल व्यू है वो प्रेजेंट करता है स्टेट को एज अ न्यूट्रल, प्रोटेक्टिव एंड परमानेंट। सो कंक्लूजन में क्या देखते हैं, सो टू कंक्लूड द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल पर्सपेक्टिव डिफर्स शार्पली, यानी कि जो मार्क्सिस्ट और लिबरल के पर्सपेक्टिव हैं स्टेट को लेके वो बहुत ही शार्पली डिफर करते हैं। मार्क्सिस्ट क्या है, स्टेट को एक टूल देखते हैं क्लास ऑपरेशन का दैट सर्व द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, जबकि जो लिबरल है, लिबरल क्या देखते हैं, इसको एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन देखते हैं जो कि बनाया गया है ताकि वो इंडिविजुअल्स के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें। सो जो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव है ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट एंड इट्स रोल इन द सोसाइटी। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आपको क्या है सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में। सो पॉलिटिकल पार्टीज आर one of the most important institutions in a modern political system. So they act as a link between the people and the government. So in a democracy, political parties organize public opinion, contest elections, form governments and help in running the administration. Political parties क्या होती हैं, ये important institutions होती हैं modern political system के। ये act करती हैं as a link between the people and the government. एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करती हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है, गवर्नमेंट बनाती है और हेल्प करती है इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा टू मैनेज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन पॉलिटिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, सो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सो ईच पार्टी यूजुअली फॉलोज अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये क्या है, रिप्रेजेंट करती हैं इंटरेस्ट और डिमांड्स को, जो अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट और डिमांड्स होते हैं। सो जो सारी पार्टीज होती हैं वो यूजुअली एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। थ्रू पार्टीज सिटीजन्स एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन इश्यूज लाइक डेवलपमेंट, वेलफेयर, इक्वालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि पार्टीज के थ्रू सिटीजन्स क्या करते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग इश्यूज पे, जैसे कि डेवलपमेंट, वॉरफेयर, इक्वालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। पार्टीज क्या है, अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं इलेक्शन के लिए और उन्हें वोट देते हैं, ठीक है। सो थस पॉलिटिकल पार्टीज गिव अ वॉइस टू द पीपल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या है, वॉइस प्रोवाइड करती हैं लोगों को इन द पॉलिटिकल सिस्टम। कंटेस्टिंग इलेक्शंस, सो वन ऑफ द मेन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज टू कंटेस्ट इलेक्शन। जो एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का वो है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करें, वो प्रिपेयर करते हैं इलेक्शन के मैनिफेस्टोज को, ठीक है, और उन्हें एक्सप्लेन, उनमें अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो इलेक्शंस के दौरान क्या होता है, इलेक्शंस के टाइम पे जो पार्टीज होती हैं वो वोटर्स को मोबिलाइज करती हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करती हैं और पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज को समझते हैं और वो इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। सो इलेक्शंस क्या है, मीनिंगफुल तभी बनते हैं क्योंकि पार्टीज क्या है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज और लीडरशिप को ऑफर करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। जो पार्टी या फिर ग्रुप होता है या फिर ग्रुप ऑफ पार्टीज जो भी इलेक्शन को विन करती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो मेजॉरिटी जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो गवर्नमेंट बनाती है।
सो द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी बिकम्स मिनिस्टर, जो भी लीडर होता है रूलिंग पार्टी का वो आपका मिनिस्टर बन जाता है और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। इवन इन कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है तो उसमें भी क्या है, पार्टीज क्या है, नेगोशिएट करती हैं और कोऑपरेट करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। तो ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी एंड द कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, सो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं आपकी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं लॉ मेकिंग में। मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द लेजिस्लेचर डिस्कस, डिबेट एंड पास लॉज। मेंबर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो लेजिस्लेचर में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और लॉ को पास करते हैं। सो पार्टीज गाइड देयर मेंबर्स ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड वोटिंग इन द लेजिस्लेचर। पार्टीज क्या करती हैं, जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको पॉलिसी मैटर पे गाइड करते हैं और वोटिंग पे गाइड करते हैं इन द लेजिस्लेचर। सो थ्रू दिस प्रोसेस पार्टीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टू शेप द नेशनल पॉलिसीज, जो भी रिलेटेड होती हैं टू इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस। रोल ऑफ अपोजिशन, सो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दैट डू नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, दे एक्ट एज अपोजिशन, यानी कि अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो कि गवर्नमेंट नहीं बनाती है। सो जो अपोजिशन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स एंड डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। सो जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वो प्रिवेंट करती है मिसयूज ऑफ पावर को और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखती है। सो इट ऑल्सो प्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड प्रिपेयर टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। ये क्या है, जो आपकी ओपोजिशन पार्टी होती है ये ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ को भी प्रेजेंट करती है और प्रिपेयर रहती है टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एजुकेशन एंड यूनिटी, सो आपको पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये हेल्प करती हैं इन पॉलिटिकल एजुकेशन बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट राइट्स, ड्यूटीज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, कैंपेन्स एंड डिस्कशन। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं क्या करती हैं, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करती हैं, कैंपेन्स और डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करती हैं। सो एक डाइवर्स सोसाइटी में पार्टीज क्या है, हेल्प करती हैं यूनाइटिंग पीपल by bringing different groups together under a common program. In conclusion, we can say that जो आपका political parties हैं ये बहुत ही essential होती हैं for a working of a modern political system. So they represent people, ये लोगों को represent करते हैं, elections को contest करते हैं, government को form करते हैं, laws को बनाते हैं और democracy को strengthen करते हैं। बिना political parties के जो democracy है आपकी वो effectively function नहीं कर पाएगी, ठीक है। Now we will move to the next question. Analyze the advantages and disadvantages of presidential system, यानी presidential system के क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं। So the presidential system is a form of government in which the executive head called the president is both the head of the state and the head of the government. प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, जो कि हम प्रेसिडेंट बोलते हैं जिसे, वो हेड होता है स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी। सो जो प्रेसिडेंट होता है उसको यूजुअली इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल फॉर अ फिक्स टर्म और वो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। जो ये सिस्टम है ये फॉलो होता है अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं बट ये सफ़र करता है फ्रॉम सम सीरियस वीकनेसेस, यानी कि इसके स्ट्रेंथ होने के साथ साथ वीकनेसेस भी हैं। सो एक जो बैलेंस एनालिसिस है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का वो हम देखने वाले। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एग्जीक्यूटिव, सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव। जो एक बिगेस्ट एडवांटेज देखने को मिलता है हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम का वो है कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो एंजॉय करता है एक फिक्स टर्म को। सो जो गवर्नमेंट है वो फॉल नहीं करती है ड्यू टू द लॉस ऑफ मेजॉरिटी और नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और कंटिन्यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, इस सिस्टम में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये क्लियरली सेपरेटेड होते हैं। जो हर ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है विद इन इट्स ओन लिमिट्स। सो इससे क्या होता है, जो चांसेस होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर के इन वन इंस्टीट्यूशन वो रिड्यूस होता है और ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द चेक्स एंड बैलेंसेस। क्विक डिसीजन मेकिंग, जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजंस ले बिना डिपेंडिंग हेविली ऑन द लेजिस्लेचर। सो इससे क्या होती है, हेल्प होती है इन क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर और इकोनॉमिक क्राइसिस। डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, सिंस द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होता है तो ही और शी इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू देम। सो इससे क्या है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो इंक्रीज होता है। नाउ वी विल लुक एट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप। सो जो एक बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट होगा वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज भी कर सकता है
अगर हम चेक्स एंड बैलेंसेस को नहीं करेंगे, यानी कि अगर चेक्स एंड बैलेंसेस फेल हो जाएंगे तो सिस्टम क्या है, लीड कर सकता है टू अथॉरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। डेडलॉक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि जो आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। अगर ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं तो इससे क्या है, पॉलिसी डेडलॉक भी हो सकती है और इनफेक्टिव गवर्नेंस भी हो सकता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो फिक्स टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का, वो क्या है, एक स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो इनएफिशिएंट भी बन सकता है और अनपॉपुलर भी बन सकता है, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसको रिमूव करना। सो बिफोर द टर्म एंड्स एक्सेप्ट थ्रू द इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट सिर्फ ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस, so unlike parliamentary system where the cabinet represent various groups and regions, the presidential system may give limited representation to diverse interests, leading to dissatisfaction among the minorities. जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है तो वहाँ पे क्या है, कैबिनेट अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, पर जो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दी जाती है डाइवर्स इंटरेस्ट को, जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है अमंग द माइनॉरिटीज। इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये ऑफर करता है स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। However, it also carries risks like authoritarianism, deadlock and rigidity. यानी इसमें रिस्क भी होते हैं जैसे कि authoritarianism, deadlock या फिर rigidity. Therefore, its success depends on strong democratic traditions, an active judiciary and political maturity of the society. Now we will move to the next question. Elaborate on the development of comparative policies in the 20th century. यानी कि डेवलपमेंट को लेके, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है 20th सेंचुरी में। Comparative politics is an important branch of political science that studies and compares political system, institutions and processes across different countries. Comparative politics क्या है, ये एक important branch है आपकी political science की, जो कि study करती है और compare करती है political systems को, institutions को और processes को across the different countries. 20th century में क्या है, जो comparative politics है वो rapidly develop कर चुकी है and became more scientific, systematic and theory oriented. सो ये डेवलपमेंट है इसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं अलग अलग स्टेजेस में। सो फर्स्ट इज अर्ली बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। सो द रूट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स गो बैक टू द थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल एंड मॉन्टेस्क्यू हु कंपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो आपके रूट्स हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, ठीक है, वो जाते हैं आपके थिंकर्स को जैसे कि एरिस्टोटल और मॉन्टेस्क्यू के टाइम से, जिन्होंने कि कंपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशंस को और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को। However, until the early 20th century, comparative politics mainly focused on the formal study of constitution, laws and political institutions of a few western countries. यानी कि जो आपका 20th century तक है comparative politics ने क्या है, mainly focus किया था formal study of constitution पे, laws पे और political institutions पे। So जो ये approach है दिस वॉज डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल इन नेचर। ये जो आपकी अप्रोच है ये डिस्क्रिप्टिव थी और हिस्टोरिकल थी नेचर में। ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि कैसे पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क करती है सोसाइटी में, और ये इग्नोर करती है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को। शिफ्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स, सो द मेजर डेवलपमेंट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिगैन आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स। यानी कि जो मेजर डेवलपमेंट था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो हमें फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलता है। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो इमर्ज हुए एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। स्कॉलर्स ने फेल्ट की द नीड टू स्टडी दीज न्यू पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, स्कॉलर्स को लगा कि इन नए जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं इनको स्टडी करना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट क्या है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी वो एक्सपैंड हुई, उसने अपने स्कोप को एक्सपैंड किया बियॉन्ड द यूरोप और इंक्लूड किया डेवलपिंग कंट्रीज को। सो जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ फ्रॉम ओनली कॉन्स्टिट्यूशंस टू पॉलिटिकल बिहेवियर, सोशल फोर्सेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। Behavioral revolution. So during the 1950s and 1960s, comparative politics was strongly influenced by behavioralism. यानी कि 1950s और 1960s में क्या हुआ, जो आपका comparative politics था ये बहुत ही strongly influenced था behavioralism से। तो जो ये अप्रोच है ये emphasize करता है study of actual political behavior को rather than formal institution. So scholars क्या हैं इसमें scientific methods को use करते हैं, data, surveys और empirical research को use करते हैं। Important thinkers जैसे कि गैब्रियल ऑलमोंड, सिडनी विर्बा एंड डेविड इस्टॉन, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली इस फेज के दौरान। कॉन्सेप्ट जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर हो गया, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और सिस्टम एनालिसिस ये बहुत ही पॉपुलर बने। मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस,
सो इन द 1960s जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी वो इन्फ्लुएंस हुई आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से, जिसने कि ट्राई किया टू एक्सप्लेन कि कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं इनटू मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। बाद में क्या हुआ, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया फॉर बीइंग टू वेस्टर्न सेंटर्ड, यानी कि जो ये थ्योरी थी ये बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न सेंटर्ड थी। इस वजह से क्या हुआ, नए अप्रोचेस आए जैसे कि डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसने कि हाईलाइट किया इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म को एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, सो बाय द लेट 28th सेंचुरी जो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बहुत ही प्लूरलिस्टिक बन गई थी। इसने कंबाइन किया अलग अलग मेथड्स और थ्योरीज को, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड रैशनल चॉइस अप्रोचेस। सो जो फोकस है वो एक्सपैंड करता है टू इंक्लूड इश्यूज जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, गवर्नेंस हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इन द 28th सेंचुरी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो आपकी डेवलप हुई फ्रॉम अ नैरो एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी इनटू अ ब्रॉड एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन। ये बहुत ही इंक्लूसिव बना, एनालिटिकल बना और रेलेवेंट बना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपका हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से आप पार्ट 1 की वीडियो देख लेंगे। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 भी पूरा देखें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।